हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, सरल आवर्ती दोलित्र का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है। इसके अलावा हमने इसके लिए जो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कोई भी सरल आवर्ती दोलित्र होगा या जो भी पर्टिकुलर दोलित्र आवर्ती गति करेगा उसके लिए ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ना सरल आवर्ती दोलित्र या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो इतनी होगी, है ना। हमेशा याद रखना है आप लोगों को। और जो सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का वो ये होता है। ठीक है, अब वो पार्टिकल जो है वो x इज माइनस ए से प्लस ए के बीच में बाउंडेड मोशन कर रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है माइनस ए और प्लस ए वो उसके वर्तन बिंदु या टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात अपन लोग कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे बेसिकली, है ना। हम देखेंगे, या तो आप इसको ऐसे कहो, इसी की सब हेडिंग समझ लो या अलग से समझ लो। क्वांटम सिंपल हार्मोनिक, पिछला वाला जो था वो क्लासिकल था, तभी तो इन पॉइंट्स को हमने क्लासिकल टर्निंग पॉइंट और उसके बाहर के रीजन को क्लासिकल फॉरबिडन रीजन या वर्जित क्षेत्र बोला था। ठीक है, क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, यानी कि आपका क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र। इसमें हम क्या निकालेंगे, सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, श्रोडिंगर समीकरण। इसकी सब हेडिंग समझ लीजिए। श्रोडिंगर इक्वेशन पेपर में ऐसे ही पूछी जाती है। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ क्वांटम, एसएचएम कह लो या सिंपल एसएचएम भी बोल लोगे, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम में ही आती है, तो अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंगर इक्वेशन निकालिए, तो भी आपसे वो यही करवाना चाह रहा है। मतलब समझ में आ गई आपको, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एसएचओ। ठीक है, देखिए इक्वेशन देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है, वी एक्स इज इक्वल टू कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने यही देखी थी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी सरल आवर्ती दोलित्र की। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। इक्वेशन अपनी कितनी चल रही थी, इसको अलग से ले लो, है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, समझ में आ गई, है ना। अब ये जो v है वो केवल x पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये समय पर निर्भर नहीं करता कहीं पर भी। ठीक है, इसलिए जो इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम लिख देंगे सिंस दिस पोटेंशियल does not depend upon time, therefore we will use time independent श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। क्योंकि जो विभव है वो समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हम समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का यूज करेंगे। क्या होती है, हम जानते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ऑब्वियस ही बात है, वी भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, साई भी एक्स पर, और ये भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गई। अब ये v की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, इक्वेशन नंबर 2 v की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, पुट 1 को 2 में रखो तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में साई एक्स इज इक्वल टू कितना, ई साई एक्स। सही बात है। अब देखो आप क्या करोगे, इसको आप उधर लेकर जाओगे, है ना, और ये जो -2 अपॉन एच कट स्क्वायर है उसको भी लेकर जाओगे, तो आपका क्या बनेगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर क्या बनेगा आपका, ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, साई एक्स, है ना। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ तो चल नहीं रही, सिंपल मैथमेटिक्स ही चल रही है, थोड़ा बहुत फिजिक्स चल रही है। ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यही तो बनेगा। इधर ले आओ इसको, तो क्या बन जाएगा, ये डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साई एक्स इधर आएगा इज इक्वल टू 0।
सही है। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, है ना। तो लिखेंगे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पता है ये इक्वेशन थर्ड जो है ना, ये एक तरीके से आपके पास श्रोडिंगर समीकरण है किसकी, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आगे, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप अपन इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हमें अननोन जो है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स लेके चलने पड़ेंगे ना, विमाहीन। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी यूज सम डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि कुछ विमाहीन चरों का उपयोग करने पर, जैसे विमाहीन चर कौन कौन से, एल्फा इज इक्वल टू, एक तो हम यूज़ करेंगे √m⍵/h, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये कोई कांस्टेंट है जो किस किस पर डिपेंड करना है, m पर, ओमेगा पर और h पर। आप देख लेना ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा लैम्डा इज इक्वल टू 2e/h⍵, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिख रही होगी आपको। एनर्जी को मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू h⍵ होती है, ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी, तो डायमेंशनलेस हो गई। यहाँ भी आप चेक कर लेना, समझ में आ गई, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। इसके अलावा y इज इक्वल टू, वो होता है अल्फा x, ये यूज़ करेंगे अपन इसको, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको कम्प्लीटली y में। जैसे अब ये साई केवल x पर डिपेंड कर रहा है, वो साई देखना अब y पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने एक तो कांस्टेंट ये मान लिया, ठीक है, ये ले रखा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जिनको अपन को डायरेक्टली इसमें यूज़ करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 2e/h⍵, और ध्यान रखना डायमेंशन लेस है, इनकी कोई विमा नहीं है, ठीक है, यूनिट भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। y इज इक्वल टू अल्फा x, अल्फा तो पता है हमें, और x तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √m⍵/h इंटू x, y की वैल्यू ये हो गई क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम लोग जानते हैं यहाँ से, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना आगे, d2 साई बाई, इसको इनको मुझे यहाँ अप्लाई करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्लस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लैम्डा बनाना है, वाई बनाना है, अल्फा बनाना है, इस इक्वेशन में बनाना है, समझ में आ गई। तो मैं क्या करूँ, इस 2me को अंदर ले जाओ, है ना, 2me/h² माइनस हाफ। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, m² ω², m² ω² x²/h², है कि नहीं, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, साई x इज इक्वल टू 0। एक तरीके से आप इसको ना रफ वर्क समझो, मैं अंदर बताऊंगी आपको कि ये कैसे बनेगा, इसको ना रफ वर्क समझो, इसको फिलहाल ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, हमें इसको सीधा एंटर कराना है और इक्वेशन भी सीधी ही लिखनी है, ठीक है। पेपर में आप इसमें से स्टेप्स काट सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, देखो 2me/h² आ रहा है ना, तो लगभग ये लैम्डा कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास ओमेगा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई और ओमेगा से नीचे कर देती हूँ, जिससे ये 2e/h⍵ बन जाएगा 2e/h⍵, ठीक है। उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँगी, लैम्डा, समझ में आ गई बात आपको। बचा क्या, एक तो 2e, इसमें से एक h और ओमेगा, ठीक है, इनको निकाल करके क्या बचा, m⍵/h बचा, अरे भाई बचा कि नहीं बचा, m⍵/h, ठीक है, बच गया। और बाकी की जगह 2e/h⍵ की जगह मैंने लैम्डा लिख दिया, माइनस। अब इधर आ जाओ, इधर देखो m² ω² x²/h², तो लगभग कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं क्या लिखूँ, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूँ y², तो मेरे पास क्या आएगा, m⍵x²/h², अलग कर लो इसमें से m⍵/h और साथ में x², तो क्या क्या उसकी जगह पर मैं y² लिख सकती हूँ, मतलब मैंने इसमें से एक m निकाल लिया, एक ओमेगा निकाल लिया, x² निकाल लिया और एक h निकाल लिया, उसकी जगह पर मैंने y² रख दिया, y² इज इक्वल टू कितना होगा, m⍵x²/h ही तो होगा। अब बचा क्या क्या मेरे पास बच गया m बच गया, एक ओमेगा बच गया और एक h बच गया, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, और साई x इज इक्वल टू 0। अब ये m⍵/h की जगह क्या मैं अल्फा² नहीं लिख सकती क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, d2 साई/dx² प्लस लैम्डा माइनस y², अल्फा² को मैंने बाहर ले लिया, बनी कि नहीं बना, समझ में आ गई बात आपको। तो आप एक काम करना, इक्वेशन थर्ड के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखना, कौन सी वाली, ये वाली, ये दो स्टेप जो है ये रफ वर्क है, ये मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने किए हैं, समझ में आ गई बात आपको, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि इक्वेशन थर्ड में इन कॉन्स्टेंट्स को हमें एंटर कराना है,
कैसे भी करके। तो मैंने ये देखा यहाँ पे मुझे ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, जो बन गया लैम्डा उस बाकी बची चीज़ को लिख दिया। ऐसे यहाँ पे बन गया जो वाई स्क्वायर, बाकी की जगह पर क्या बच गया एम ओमेगा बैच कट, और वो क्या बन गया अल्फा स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई। तो ये 2 स्टेप आपके रफ वर्क के हैं, एग्जाम में कर दो करने को, तो बाकी इनका कोई सेंस नहीं है। तो आप इस इक्वेशन के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखिए। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और समझ में आनी चाहिए पूरी पूरी, एक पेपर में करनी भी पड़ जाए तो आप कर लो ताकि, ठीक है, रटना नहीं है। अब आ जाओ आप इधर देखो, मैंने आपसे कहा था कि मैं साई को वाई में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है, आप इसको वाई में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो देखो। ये जो अल्फा स्क्वायर है, मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन, 1/अल्फा स्क्वायर d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन गई, ठीक है। अब देखो आप, ये अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अगले उस पर लिख लो, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, d2 साई बाई डी अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये मैं अल्फा को अंदर ले गई और मैंने इसको क्या लिख दिया, अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो d2 साई बाई ये अल्फा एक्स क्या था, वाई ही तो है, वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स लिखा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पता है क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, क्योंकि हमने ये जो श्रोडिंगर समीकरण थी उसी को तो हमने एक तरीके से कन्वर्ट किया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी, क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बात समझ में आई आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ये पूछी जाती है पेपर में, समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे जो आपको साई दिख रहा है ना, तो एक तरीके से जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारी उसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमने कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर एंटर कराए जिससे ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, फिर मैंने इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया और ये इक्वेशन आ गई, समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन साई है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस हम इसके ऊपर फॉलो करेंगे। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे टू सॉल्व दिस इक्वेशन, to solve this equation we have to follow some precautions, कुछ ध्यान देना ज़रूरी है हमें इसके ऊपर। some precautions that wave function psi should be satisfy some कंडीशंस, ठीक है। क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्यों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, हम ये चाहते हैं ताकि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिस्टम है वो हमेशा एक रियल सिस्टम बना रहे, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर साई पर कुछ कंडीशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि साई वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस, और ये तो हम पहले से भी जानते हैं। कोई भी वेव फंक्शन इन सब कंडीशंस को फॉलो करेगा कि वो सिंगल वैल्यूड यानी कि उसकी एक जगह पर एक ही मान होना चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि सतत होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि फाइनाइट यानी कि वो परिमित होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड फाइनाइट एंड continuous so that systems probability equals to 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो हम पहले से जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी मॉड साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी तो वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही थी, हमने जहाँ पर वेव फंक्शन पढ़े थे तो हमने ये कंडीशन उसके ऊपर भी लगाई थी कि साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इफ़ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी देन साई एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स के मतलब साई इस तरीके से लेना है आपको कि एक्स अगर इन्फिनिटी हो भी जाए तो भी साई एक्स आपका इन्फिनिटी ना हो, भले ही 0 हो जाए,
समझ में आ गई बात आपको? तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो भी इक्वेशन आएगी उस पर ये कंडीशंस फॉलो होना ज़रूरी है। समझ में आ गई? तो ये पेपर में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है? समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब देखो, इफ़ एक्स, अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इसी में है ये, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो फिर क्या होगा, वाई टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स है। अगर एक्स इन्फिनिट को टेंस करेगा तो फिर वाई भी क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ ई के कुछ मान के लिए ये जो लैम्डा है ना, ये वाई के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वाई तो इन्फाइनाइट को टेंस कर रहा है, मतलब वाई तो इन्फाइनाइट की तरफ अग्रसर है, तो लैम्डा तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो लैम्डा को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये वाला लैम्डा को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। लैम्डा विल बी नेग्लिजिबल, कंपैरिजन टू वाई। इसलिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 जो लैम्डा है ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये डी टू साई बाय डी वाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो लैम्डा को हटा दो तो आपका क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन 4 है वो कन्वर्ट हो जाएगी साई पर कंडीशन लगाने से इस इक्वेशन में। समझ में आई बात आपको? यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली, फिर हमने उसमें कहा साई में ये दो कंडीशन लगनी चाहिए, फिर जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो वाई टेंस टू इन्फिनिटी होएगा, वाई के कंपैरिजन में लैम्डा को हमने छोड़ दिया, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे हर्मिटी इक्वेशन में, ठीक है। देखेंगे अपन उसको, थोड़ा सा बचा है, फिर इसमें अपन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस को निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।